जय हिंद फ्रेंड्स। भारतीय राज्य व्यवस्था की सीरीज हमारी चल रही थी और उसमें हम लोग जो संविधान का एक पार्ट था वो हमने कवर कर लिया था, जो कि संविधान की मूल विशेषताओं से शुरू होकर के संविधान में कितने भाग हैं, कितने अनुसूचियां हैं और उनमें क्या क्या सब्जेक्ट हैं। उसके बाद प्रस्तावना, नागरिकता, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और साथ में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। साथ में हमने संघीय व्यवस्था और संसदीय व्यवस्था के बारे में भी जाना। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेंटर स्टेट रिलेशन, केंद्र राज्य संबंध। ये बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है और ये हमेशा न्यूज में रहना है। क्यों? इस वजह से क्योंकि हमारे यहाँ संघीय व्यवस्था है, क्षेत्रीय दल हैं, अलग अलग राज्य में अलग अलग दल की सरकारें हैं। और जब अलग अलग सरकारें हैं तो सरकार केंद्र राज्य पर नियंत्रण रखना चाहता है। जिस दल का बहुमत होगा वो क्या करेगा, केंद्र पर सरकार होगी वो अब राज्य को अपने हिसाब से चलाना चाहेगा। और वहीं पर होता है कॉन्फ्लिक्ट सेंटर और स्टेट के बीच में। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध, सेंटर स्टेट रिलेशंस। सेंटर स्टेट रिलेशंस। ठीक। देखिए, हमारे यहाँ संघीय व्यवस्था है और संघीय व्यवस्था में मैंने आपको क्या बताया था कि संविधान एकात्मक संघीय होते हुए भी एकात्मकता की ओर झुका हुआ है। ठीक। और एकात्मकता के हमने लक्षण देखे थे। साथ में हमने ये भी बताया था कि भारतीय संविधान में शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत पूरी तरीके से फॉलो नहीं होता, जैसा कि अमेरिका में होता। यहाँ पर शक्ति का पृथक्करण ना होकर के बल्कि कार्यों का पृथक्करण है। तो हम लोग इस रिलेशन को संघ, यहाँ पर लिख लीजिएगा, संघीय व्यवस्था होने के साथ केंद्र राज्य संबंध सहभागिता और सहकारिता पर आधारित। मतलब मैक्सिमम केस में एक दूसरे का सहयोग करना है, लड़ाई नहीं करना। ठीक। वो सहयोग करते करते लड़ाई हो जाए वो बात अलग है, लेकिन लड़ाई ऐसी भी ना हो कि बातचीत बिल्कुल बंद हो जाए। ठीक। ये जो संबंध हमें पढ़ना है वो तीन संबंध पढ़ने हैं। एक तो विधायी संबंध, दूसरा प्रशासनिक संबंध और तीसरा वित्तीय संबंध। जो आज हमारा टॉपिक है वो है केंद्र और राज्य के बीच में विधायी संबंध। तो आज यही करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे। ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केंद्र राज्य के बीच में विधायी संबंध। विधायी संबंध का मतलब यहीं से समझ में आ रहा होगा, कानून बनाने और लागू करने के बीच में। ठीक। सेंटर के द्वारा भी कुछ कानून बनाए जाते हैं और स्टेट के द्वारा भी कुछ कानून बनाए जाते हैं। ये जो विधायी संबंध हैं ये भाग 11 में है और आर्टिकल 245 से लेकर के 255 के बीच में। ये जरा ध्यान में रखिएगा कि कौन से भाग में और कौन से आर्टिकल हम पढ़ रहे हैं। ठीक। ये जो इनके बीच में विधायी संबंध है ये मूलतः 4 पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक। पहला, केंद्र और राज्य के
विधायी सीमांत क्षेत्र, मतलब किस टेरिटरी तक दोनों के कानून लागू होते हैं। ठीक। सेकंड है केंद्र और राज्य के बीच विधायी विषयों का बंटवारा। तीसरा तीसरा ये कहता है कि किन परिस्थितियों में राज्य विधान पर केंद्र का नियंत्रण हो जाता। ठीक। और चौथी बात ये कहती है राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान। ठीक। इनको हम बारी बारी से देख लेते हैं। एकदम बस ध्यान से समझते चलिएगा, चीजें बहुत ही आसान है, कुछ हड़बड़ी में नहीं पढ़ना है। केंद्र और राज्य के विधायी संबंध क्षेत्र में, सीमांत क्षेत्र में आपको तीन चीजें ध्यान में रखनी है। पहला, केंद्र भारत के राज्य क्षेत्र के लिए कानून बना सकता है। भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य तो केंद्र शासित प्रदेश सब कुछ आ जाता है, तो स्टेट प्लस यूटी सब आ जा रहा है। सेकंड, राज्य अपने राज्य की सीमा के भीतर कानून लागू, मतलब जैसे अगर मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश राज्य का कानून मध्य प्रदेश की सीमा के भीतर ही लागू होगा। अब अगर मध्य प्रदेश राज्य का कानून उत्तर प्रदेश में लागू करना हो तो मध्य प्रदेश से, यहां पर एक अपवाद है, जब तक ये चीज बाहर भी लागू हो जा सकती है, जब तक राज्य और वस्तु में आपस में कोई संबंध ना हो। अगर आपस में कोई संबंध नहीं है तब तो उसी राज्य तक लागू होगा। अगर कुछ ऐसी चीज है जो कि जो है उस राज्य, उस वस्तु का उस राज्य के बाहर भी व्यापार हो रहा है या दूसरी चीजें हो रही हैं, तो फिर वहां पर भी क्या होगा, उस राज्य का कानून लागू होगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये सारा का सारा विधायी विषयों पर ही है। आपको पता होगा जब हम संविधान का संघीय ढांचा और एकात्मक ढांचा पढ़ रहे थे तो न्यायपालिका का बंटवारा नहीं है, न्यायपालिका एक ही है जो कि राज्य के भी कानून के हिसाब से निर्णय देती है और केंद्र के हिसाब से, मतलब वहाँ पर कोई बाइफर्केशन नहीं है कि राज्य की न्यायपालिका अलग है केंद्र की अलग। न्यायपालिका में कोई बंटवारा नहीं, बंटवारा किस में है, विधायी और प्रशासनिक विषयों में। ठीक। अब यहाँ पर हमें ये ध्यान में रखना है कि राज्य का कानून राज्य की सीमा के भीतर ही लागू होगा, लेकिन अगर राज्य के अंदर कोई उत्पादित वस्तु है जिसका बाहर भी जो है आदान प्रदान हो रहा है दूसरे राज्य के साथ, तब उस वस्तु से रिलेटेड जो कानून होगा वो बाहर के राज्यों में भी लागू होगा। ठीक। और थर्ड पार्ट, ये तो हो गई भारत के भीतर। अगर कोई नागरिक भारत से बाहर चला जाता है, दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है, या अभी भी भारत का नागरिक है वो और किसी अदर कंट्रीज में रह रहा है, अभी पूर्ण रूप से यहाँ की नागरिकता नहीं त्यागी है,
तो उसको बोलते हैं अतिरिक्त सीमांत क्षेत्र। अतिरिक्त सीमांत क्षेत्र मतलब एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, ठीक, एक्स्ट्रा टेरिटरी। अब यहां पर क्या है कि यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि इसके संबंध में कानून कौन बनाएगा? ओनली केंद्र, राज्य नहीं बना सकता। और इसी वजह से यहां पर ये ध्यान रखिएगा कि इस यह कानून, ये जो इस प्रोविजन में बनेगा, भारतीय नागरिकों की विदेश में किसी भी संपत्ति पर लागू हो सकता है। ऐसा ये दुनिया के हर एक सभ्य देश में ये कानून होता है। कानून बनाने में क्या दिक्कत है? हम बना लिए कि हमारे नागरिक अगर अमेरिका में हैं तो वहां पर भारतीय कानून लागू होगा। अगर हमारी हिम्मत होगी तो हम लागू करवा लेंगे, अगर नहीं होगी तो फिर हम इसी कानून को ऐसे ही एक व्हाइट पेपर की तरह बना करके शो करते रहेंगे। ठीक, तो ये हर एक देश के संसद को ये अधिकार है कि वो कानून बना ले। उसकी हिम्मत होगी, उसकी पावर होगी तो लागू करा लेगी, नहीं पावर होगी तो अपना कानून बना है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे विजय माल्या है, विजय माल्या अभी भारतीय नागरिक हैं, अभी उन्होंने पासपोर्ट यहाँ पर जमा नहीं किया और ना ही भारत ने उनकी नागरिकता छीनी है। तो अगर वो लंदन में जाकर बसे हैं तो लंदन में जो भी उनकी संपत्ति होगी तो उस पर भी ये भारतीय कानून लागू होगा। ठीक, तो ये ध्यान रखिए, केंद्र भारत राज्य के भीतर और भारत राज्य में स्थित किसी भी राज्य और यूटी के लिए कानून बना सकता है। स्टेट अपने राज्य के भीतर, स्टेट के द्वारा बनाया गया कानून अपने राज्य के भीतर लागू होगा जब तक कि उस राज्य द्वारा उत्पादित वस्तु और दूसरे राज्य के बीच में आपस में संबंध ना हो। और तीसरा, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, ये जो जो वो होते हैं, एरियाज होते हैं, उनके लिए जो कानून बनाता है वो कौन बनाता है? केवल केंद्र। ठीक, ये कहाँ पर है? फर्स्ट उसमें हेडिंग में ये पढ़ना है। अब यहाँ पर 3 अपवाद है। अपवाद, अपवाद क्या है? कि राष्ट्रपति 3 जगह, एक तो लक्षद्वीप, ये बहुत चर्चा में है आजकल मालदीव के कारण, और एक अंडमान निकोबार, और दूसरा दमन दीव, दादरा एंड नागर हवेली, ये यूटी था, गुजरात और महाराष्ट्र के पास। ठीक, तो वहां पर क्या है? वहां पर यहाँ पर स्थित कानून राष्ट्रपति क्या कर सकता है? बना सकता है, या उस संसद द्वारा बनाया गया कानून क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। किस परिस्थिति में? शांति, उन्नति और अच्छी सरकार के लिए। इन 3 परिस्थितियों को लाने के लिए भारत का राष्ट्रपति इन 3 एरियाज में कोई नया नियम, कोई नया कानून या संसद के द्वारा बनाया गया कानून में कुछ परिवर्तन करके इन 3 एरियाज में लागू कर सकता है। ये दोनों स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और ये अपनी उनकी सांस्कृतिक और भौगोलिक विशेषता के कारण इनको ये अधिकार दिए गए हैं। यहाँ पर हर जगह ट्राइब्स हैं, जनजातियाँ हैं। ठीक, इसलिए उनको ये स्पेशल अधिकार दिया गया। ठीक है, सेकंड अपवाद, सेकंड अपवाद ये है कि आ,
अधिसूचित क्षेत्रों में राज्यपाल। अधिसूचित क्षेत्र कौन होते हैं? जो शेड्यूल्ड एरियाज होते हैं वो गजट में, भारतीय गजट में प्रकाशित होते हैं। ये वही क्षेत्र हैं जहां पर जनजातियां लोग रहती हैं। तो अगर किसी राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों में उस राज्य के राज्यपाल को अधिकार दिया गया है कि वो संसद के द्वारा या राज्य के द्वारा बनाया गया, विधानमंडल के द्वारा बनाया गया कानून को उसी तरह लागू करे या उसमें परिवर्तन करके लागू करे, मतलब उसको एक पावर किसको है? राज्यपाल को। तो अनुसूचित क्षेत्रों में राज्यपाल केंद्र या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कानून को लागू कर भी सकता है, परिवर्तित भी कर सकता है, मतलब कुछ चेंज करके लागू करे, परिवर्तित भी कर सकता है। और लागू करने से मना भी कर सकता है। खास करके जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं या जहाँ पर जनजातियाँ ज़्यादा रहती हैं वहाँ पर ये उस राज्य के राज्यपालों को ये शक्ति दी गई है। ठीक, तो ये अपवाद में आता है। तीसरा, 3 अपवाद है मैंने बताया था। आपने पढ़ा होगा छठी अनुसूची के क्षेत्र। छठी अनुसूची में कितने राज्य हैं? मैंने आपको बताया था नॉर्थ ईस्ट में, अगर नॉर्थ ईस्ट का ये मैप है तो यहाँ पर है आसाम, यहीं पर है मेघालय, इधर है त्रिपुरा और यहाँ पर है मिजोरम। तो AMTM, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, ऐसे चलना है। तो इन 4 क्षेत्रों में राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के बिहाफ पर यहाँ के राज्यपाल, इन सभी स्टेट में क्या है? स्वायत्त परिषद है, ऑटोनॉमस बॉडी है। तो उन क्षेत्रों में स्वायत्त परिषद के द्वारा इस कानून में चेंज भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर है ये अधिकार, चेंज भी हो सकता है, अक्षरशः लागू भी हो सकता है और नहीं भी लागू हो सकता। इन्हीं 4 स्टेट में है राष्ट्रपति की तरफ से, या राष्ट्रपति इसको राज्यपाल को भी देना चाहे तो राज्यपाल भी ये काम कर सकता है। असम के केस में जनरली राज्यपाल करते हैं, बाकी केसेस में राष्ट्रपति है। ठीक, ये ध्यान में रखना है आपको। अगर आपने हाल फिलहाल न्यूज में पढ़ा होगा, लास्ट 2022 में जब लद्दाख को बनाया गया था केंद्र शासित प्रदेश, तो उसके बाद लद्दाख वाले लोग क्या कह रहे थे कि हमें केंद्र शासित प्रदेश बनाइए, वो ठीक है, लेकिन हमें छठवीं अनुसूची में डालिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर भी क्या हो जाएगा, उनको ऑटोनॉमस राइट मिल जाएगा, ज़्यादा स्वतंत्रता मिल जाएगी। ये केवल और केवल इस वजह से दिया गया है स्वतंत्रता, ताकि वहाँ पर सांस्कृतिक प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप ना हो, भारत के प्रति उनकी भावना एकीकरण की बनी रहे। हम उनकी सांस्कृतिक प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप नहीं करते। ठीक, आईपीसी इन क्षेत्रों में लागू नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। इंडियन पेनल कोड, ठीक, भारतीय दंड संहिता इन क्षेत्रों में लागू नहीं होती, क्योंकि उसके जो प्रोविजन हैं वो क्या हैं, इनके सांस्कृतिक परंपराओं से आपस में टकराते हैं। ये इनकी सांस्कृतिक परंपराएं हैं, जबकि वहाँ पर वो क्या है, अपराध है, तो इस वजह से उसको लागू नहीं करते। ठीक, तो ये 3 चीज़ें आप जरा ध्यान में रखिएगा। ये क्या है? पहले क्षेत्र के अपवाद हैं, पहले पॉइंट के। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट में क्या है? सेंटर और स्टेट के बीच विषयों का बंटवारा। तो इसके लिए आप संविधान की 7वीं अनुसूची में चले जाइए, 7th शेड्यूल में। और 7वीं अनुसूची क्या कहती है कि यहाँ पर 3 लिस्ट हैं, एक संघ सूची, दूसरा
राज्य सूची, स्टेट लिस्ट, और तीसरा कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। संघ सूची वो है जो महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर देश मतलब एकीकरण की आवश्यकता है, ठीक है। भारत की एकता और अखंडता किससे संबंधित जो विषय हैं वो संघ सूची में, जो महत्वपूर्ण विषय। जो क्या है, क्षेत्रीय महत्व के हैं, वो राज्य सूची में है। और जिनमें राजनीतिक एकरूपता जरूरी नहीं है, मतलब अनिवार्य नहीं है, ठीक। महत्वपूर्ण तो है लेकिन अनिवार्य नहीं है, वो क्या है, समवर्ती सूची, ठीक। तो यहां पर एकरूपता जरूरी तो है लेकिन अनिवार्य नहीं है। ठीक, यहां पर देखते हैं समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय हैं। विदेशी संबंध, ये संघ सूची का विषय है। बैंकिंग, बीमा, इंश्योरेंस, और क्या हो सकता है, जनगणना, ये सब क्या है, संघ सूची के विषय हैं। इसी में इनकम टैक्स भी आता है, ठीक है। राज्य सूची में क्या है, स्वास्थ्य, जेल, पुलिस, भूमि, ठीक। और क्या, बाजार, बाजार कोई भी हो, कृषि सुधार हो या शेयर मार्केट, संघ सूची में, ठीक है, राज्य सूची में नहीं, ध्यान रखिएगा। शेयर मार्केट, ठीक। समवर्ती सूची में कौन है, समवर्ती सूची में एक तो है शिक्षा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण, ये भी क्या है, समवर्ती सूची का सब्जेक्ट है, ठीक। इसमें एक चीज और लिख लीजिए, ये जो यूसीसी से रिलेटेड है, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, इनसे रिलेटेड मैटर। एक चीज और लिख लीजिएगा, जनसंख्या नियंत्रण या परिवार नियोजन, ये समवर्ती सूची का विषय है, ठीक। यहां पर जो हमें ध्यान में रखना है वो ये ध्यान में रखना है कि संघ सूची में शुरुआत में कितने विषय थे, 97, जो कि बढ़ करके आज की डेट में कितने हैं, 100, ये हमें ध्यान में रखना है। राज्य सूची में शुरुआत में थे 66, इसमें से 5 हट गए, हो गए 61 अभी। और समवर्ती सूची में पहले 47 थे, जो यहाँ से 5 घटे, वो इधर 5 बढ़ करके क्या हो गए, 52। अब ये जो 5 घटने और बढ़ने का सिलसिला है, ये हुआ है 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 42वां संविधान संशोधन। और इसमें 5 सब्जेक्ट कौन कौन से थे, पहला तो शिक्षा ही था, एजुकेशन, ये कब हुआ था, 1976, ठीक। फिर है क्या, नाप एवं तौल, वेट एंड मेजर्स। फिर कौन था, वन, फॉरेस्ट, वन्य जीवों का संरक्षण,
और लास्ट था न्याय का शासन। ये 5 सब्जेक्ट थे जो कि राज्य सूची से हटाकर कहाँ चले आए, समवर्ती सूची। ठीक, क्यों किया गया होगा? स्वाभाविक सी बात है कि केंद्र अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश करता है। संघ सूची फर्स्ट प्रेफरेंस पर, फिर है समवर्ती सूची, और सबसे लास्ट में है राज्य सूची। अगर ये राज्य सूची में होता कि तो केंद्र से कभी भी इससे संबंधित कानून नहीं बना पाता। ठीक, और समवर्ती सूची में क्या है कि केंद्र और राज्य दोनों बना दिए अगर कानून, तो किसका लागू होगा? संघ सूची का। संघ द्वारा बनाया गया कानून ही लागू होगा। जब तक कि अगर राज्य वाला कानून बनाया गया कानून तब लागू होगा जब राज्य ने भी कानून बनाया हो और राज्य के कानून को राष्ट्रपति ने क्या दे दी गई हो, अनुमति दे दी गई हो राष्ट्रपति द्वारा, तो फिर राज्य वाला कानून लागू होगा। अदरवाइज नॉर्मल कंडीशन में अगर इन दोनों में क्लैश होता है समवर्ती सूची को लेकर के, तो इनका मान्य होता है, इनका नहीं होता। तो सबसे पीछे है राज्य, पहले नंबर पर है संघ, दूसरे पर है समवर्ती, और सबसे लास्ट में है राज्य। ठीक, ये ध्यान रखिए। ये विधायी विषयों का बंटवारा ऐसे हुआ है। इनके सब्जेक्ट पूछे जाते हैं एग्जाम में आपके, तो ये ध्यान रखिएगा कौन कौन से विषय कहाँ पर शामिल हैं जो इम्पोर्टेंट है। ठीक, पूरे तो नहीं। अब क्या है, पहले चौथा पॉइंट देख लेते हैं, राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान। राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान, इसके तहत 5 परिस्थितियां आप ध्यान में रखिएगा कि 5 परिस्थितियों पर राज्य सूची पर कौन विधान बना सकता है? संसद। वो 5 परिस्थितियां कौन कौन सी हैं वो ध्यान में रखिएगा। 5 परिस्थितियां, 5 परिस्थितियों में सबसे पहली तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल 249, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत ही प्यारा आर्टिकल है। आर्टिकल 249 क्या कहता है? यदि राज्यसभा राज्य सूची से संबंधित किसी विषय पर केंद्र को या संघ को अनुमति दे। यह अनुमति कैसे देगा? यह अनुमति देगा उपस्थित एंड 2/3 मतों द्वारा। राज्यसभा में जितने लोग उपस्थित हैं और उनमें से 2/3 इसके सपोर्ट में मतदान करें कि आप राज्य सूची के विषय पर कानून बनाइए, तो उस समय लोकसभा क्या करती है? कानून बनाती है। ये जो अनुमति होती है, ये जो अनुमति देता है, ये 1 साल के लिए वैलिड होती है। लेकिन इसके द्वारा बनाया गया कानून 1 साल के लिए वैलिड नहीं होता, हमेशा रहता है। अगर राज्यसभा राज्य सूची से संबंधित किसी विषय पर चाहे कि हम अपनी शक्ति किसको दे दें? लोकसभा को, तो उस समय केंद्र क्या बनाता है? उस राज्य सूची से संबंधित विषय पर कानून बना सकता है। ठीक, अब आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो अनुमति दे रहे हैं ये 1 साल तक के लिए दे रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, इस अनुमति को अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया जा सकता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अनिश्चित काल के लिए इसको क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक लेकिन है,
एक बार में 1 वर्ष से ज्यादा नहीं। मतलब हर साल उसको क्या करना पड़ेगा, उस अनुमति को रिन्यू करना पड़ेगा। जब वो अनुमति खत्म होने वाली उसके पहले ही फिर से वोटिंग करा करके फिर से उनको शक्ति दे दो। ठीक, लेकिन ये ध्यान रखना, राज्य सूची से संबंधित विषय पर वो कानून बना सकती है, क्योंकि संघ सूची पर विषय संघ ही बना सकता है, संघ सूची विषय संबंधित कानून। और समवर्ती पर भी संघ बना ही सकता है। राज्य पर उसका अधिकार नहीं था, लेकिन अगर राज्यसभा ऐसा विधेयक पारित कर दे कि हम अपना कानून बनाने की शक्ति आपको दे रहे हैं, तो उस पर कानून बनाए जा सकते। ठीक, ये पहली चीज है। दूसरी चीज, आर्टिकल 250 के तहत, आर्टिकल 250 के तहत क्या होता है, जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाओ, जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो राज्य विधानमंडल की शक्ति किसके पास आ जाती है, लोकसभा के पास, केंद्र के पास। और वो उस राज्य से संबंधित किसी भी उसमें कानून बना सकता है मैटर पर। ठीक, लेकिन यहां पर यह ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति शासन के 6 महीने बाद तक मान्य। ये क्या होता है, राष्ट्रपति शासन लागू होने के 6 महीने बाद तक ये जो है राष्ट्रपति शासन नहीं होगा, ये राष्ट्रीय आपातकाल होगा। जब राज्य में राष्ट्रीय आपातकाल लगाओ तब ये होगा। राष्ट्रीय आपातकाल पूरे भारत में भी लग सकता है, भारत के किसी पार्ट पर भी लग सकता है, किसी विशेष राज्य पर भी लग सकता है, उसके किसी क्षेत्र पर भी लग सकता है। ठीक, तो राष्ट्रीय आपातकाल के समय ये आर्टिकल 250 के तहत लोकसभा को पूरी शक्ति मिल जाती है कि वो राज्य सूची के विषय पर कानून बनाए। यहां पर आपको ये ध्यान में रखना है कि यह व्यवस्था यह व्यवस्था आपातकाल के 6 महीने बाद तक मान्य रहती है। लेकिन इसके द्वारा जो कानून बनेंगे उसमें 6 महीने की टाइमलाइन नहीं है, वो तब तक वैलिड रहेंगे जब तक वहां की विधानसभा क्या ना कर दे, उस कानून को निरस्त करने के लिए प्रस्ताव न पारित कर दे। अदरवाइज वो कानून क्या कर रहेगा, चलता रहेगा। अगर राज्य विधानमंडल को अच्छा लग रहा कि ये कानून चाहिए तो उसको क्या कर देती है, अप्रूव कर देती है कि हाँ यही कानून लागू रहे। ठीक, तो ये व्यवस्था राज्य में राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने की, ये जो विधानमंडल की पावर लोकसभा को चली जाती है, ये व्यवस्था 6 महीने तक वैलिड रहती है, जब आपातकाल समाप्त होता है उसके 6 महीने बाद तक। ठीक, अगर उसके पहले ही राज्य विधानमंडल ने प्रस्ताव पारित कर दिया है तब ये व्यवस्था खत्म हो जाती है। अगर विधानमंडल ने प्रस्ताव पारित नहीं किया तो 6 महीने तक संसद कानून बना सकती है, उसके बाद भी, जब वो सब शासन समाप्त हो गया हो तब भी। ठीक, इन दोनों में आपको ये ध्यान में रखना है कि यहां पर राज्य विधानमंडल जीवित रहता है। जीवित रहने का क्या मतलब है,
कि राज्य विधानमंडल भी उसी सब्जेक्ट पर कानून बना सकता है, लेकिन उसका कानून मान्य नहीं होगा। मैंने आपको बताया कि अगर एक ही मैटर पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना रहे हैं तो इसका मतलब किसका मान्य होगा? केंद्र का। ठीक, तो यहाँ पर राज्य विधानमंडल जीवित रहता है, उसको कानून बनाने की भी पूरा हक रहता है। ठीक, तीसरा आपको ध्यान में रखना है आर्टिकल 252। 249 हो गया, 250 हो गया। 250 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है और आर्टिकल 252 क्या है? जब दो या दो से ज्यादा राज्य केंद्र से अनुरोध करें, जैसे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश हैं, और वो ये कहें कि इस मैटर पर आप कानून बनाइए, तो वो क्या करेंगे? संसद क्या करेगी? उस मैटर पर कानून बनाएगी। लेकिन वो अनुरोध किन्होंने किया था? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ने। तो कानून कहाँ पर लागू होगा? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में। बाकी राज्यों को अगर अच्छा लग रहा है तो उस कानून को के लिए संबंधित प्रस्ताव वो अपनी विधानसभा में पारित कर लें, तब उनके यहाँ भी लागू हो जाएगा। अदरवाइज वो कहाँ लागू होगा? जिन राज्यों ने केंद्र से अनुरोध किया है उनके राज्यों पर। ठीक, पहली बात यहाँ पर दो चीजें आपको ध्यान में रखना है। पहला, कानून उन्हीं राज्यों पर लागू होगा जिन्होंने अनुरोध किया था, रिक्वेस्ट किया था अपने आप से। अगर बाकी राज्य अपने आप से चाहें कि हम भी इस कानून को अच्छा बनाया है सेंटर ने, हम भी लागू कर दें, तो अपने विधानमंडल में प्रस्ताव पारित करेंगे कि ये कानून यहाँ भी लागू होगा। लेकिन अगर प्रस्ताव वो नहीं पारित करते हैं तो बाई डिफॉल्ट वो कहाँ लागू होगा? इन्हीं दो राज्यों में जिन्होंने अनुरोध किया था केंद्र से बनाने के लिए। दूसरी बात यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि जब राज्य ने अनुरोध कर दिया कि आप कानून बनाइए, तो राज्य विधानमंडल समाप्त, राज्य विधानमंडल की शक्ति खत्म, समाप्त। मतलब राज्य विधानमंडल उससे संबंधित कानून नहीं बना सकता। अब अगर इस कानून में अगर कुछ संशोधन करना हुआ तो राज्य विधानमंडल कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि बनाया किसने? संसद ने। तो यहां पर लिखिएगा कि इससे संबंधित संशोधन, इससे संबंधित संशोधन कौन करेगा? केंद्र। राज्य नहीं कर सकता, क्योंकि बनाया किसने है? राज्य ने, ओ केंद्र ने। ठीक, तो ये तीन चीजें ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 249, आर्टिकल 250 और आर्टिकल 252। इसका एग्जाम्पल क्या है? कुछ समय पर, समय समय पर ऐसे कानून बने हैं, जैसे पुरस्कार अधिनियम 1955, वन अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम, वन एवं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, जल संरक्षण अधिनियम, प्रदूषण और निवारण 1974, ये सब इसी के द्वारा बने हैं, 252 के द्वारा। ठीक, फिर क्या ध्यान में रखना है? दो भी और बाकी हैं, तो दो में देख लेते हैं। जो चौथा है वो है आर्टिकल 253। आर्टिकल 253 क्या कहता है? केंद्र अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को लागू करने के लिए जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ का से संबंधित कोई समझौता हुआ, उसको लागू करने के लिए या उसको रेटिफाई करने के लिए क्या कर रहे हैं? अपने देश में कानून बना रहा है। तो केंद्र अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों की पूर्ति के लिए कानून बना सकता है और वो सभी राज्यों पर मान्य मान्य होगा। उस पर राज्य आनाकानी नहीं कर सकते। जैसे जैसे अगर यूनेस्को साइट की धरोहर, विश्व धरोहर सूची को क्या करना है? उससे संबंधित जो साइट्स हैं उनका संरक्षण करना है, तो राज्य उसको संरक्षण करने से मना नहीं कर सकता।
ठीक, तो ये क्या है, आर्टिकल 253। इससे संबंधित क्या क्या कानून बनाया, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ का बनाया था 1962 में, ठीक है, संबंधित कानून। ट्रिप्स से संबंधित, ट्रिप्स और ट्रिम्स आपने पढ़ा होगा, ठीक। ये सब क्या है, इससे संबंधित कानून वो करने के लिए, लागू करने के लिए हमने अंतर्राष्ट्रीय समझौते के कानून या अंतर्राष्ट्रीय कानून को लागू करने के लिए इस आर्टिकल के तहत संसद कानून बना सकते हैं, आर्टिकल 253, ठीक। फिर लास्ट है राष्ट्रपति शासन के समय, आर्टिकल 250, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय आपातकाल है, ठीक है, राष्ट्रपति शासन के दौरान। राष्ट्रपति शासन क्या है, किसी एक राज्य में लगेगा, तो जब राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो वहां पर कानून कौन बनाता है, संसद, ठीक है। यहां पर ये ध्यान रखिएगा, कानून का प्रभावी होना राष्ट्रपति शासन की अवधि से स्वतंत्र होता है। राष्ट्रपति शासन जब खत्म भी हो जाएगा तब भी वो कानून क्या होगा, लागू रहेगा, ठीक। बात समझ में आ गई। वहां पर क्या था कि 6 महीने तक वो कानून रहेगा, उसके बाद क्या होगा, कानून नहीं, राष्ट्रपति वो राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक। प्रभावी होने के बाद भी 6 महीने तक क्या रहेगा, वैलिड रहेगा, लेकिन उस समय जो कानून बनेगा वो क्या रहेगा, उस 6 महीने के बाद भी चलता रहेगा, ठीक। तो वही यहाँ पर भी है, ठीक है। तो ये क्या था, राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान 5 परिस्थितियों में ऐसा हो सकता है। अब हम ये देखते हैं कि किन परिस्थितियों में राज्य विधान पर केंद्र का नियंत्रण हो जाता है। तो राज्य अगर कोई कानून बनाए और उस पर नियंत्रण किसका हो जाए, केंद्र का, तो ये थोड़ी बात अजीब सी तो लगती है संघीय व्यवस्था के अपोजिट में, लेकिन अब ऐसा है। और ये 3 आर्टिकल आप ध्यान में रखिएगा, जैसे राज्य विधानमंडल ने कोई कानून बनाया और वो राज्यपाल के पास गया, किसके लिए, अधिनियम बनने के लिए, तो राज्यपाल के पास दो विकल्प, या तो अनुमति दे या वो क्या करे, अनुमति देने से मना कर दे। तीसरा विकल्प एक और है, वो पुनर्विचार के लिए लौटा भी सकता है कि आप इस पर फिर से विचार कीजिए। और एक चौथा विकल्प है, चौथा विकल्प क्या है कि वो विधेयक को राष्ट्रपति के लिए क्या कर ले, आरक्षित कर ले कि अब इस पर राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी है। और ये होता है आर्टिकल 200 और 201 के तहत। राज्यपाल राष्ट्रपति की अनुमति के लिए किसी विधेयक को आरक्षित कर सकते हैं। किसी विधेयक को आरक्षित कर सकते हैं, ठीक। फिर है आर्टिकल 306। आर्टिकल 306 क्या कहता है कि व्यापार एंड वाणिज्य, ट्रेड एंड कॉमर्स की स्वतंत्रता को बाधित करने वाला विधेयक
राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से विधानमंडल या संसद में रखा जाएगा। जो विधेयक फ्री ट्रेड एंड कॉमर्स को क्या करेगा, उसकी फ्रीडम को क्या करेगा, अपोज करेगा या रिस्ट्रिक्ट करेगा, तो उससे संबंधित विधेयक में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी होगी। और राष्ट्रपति क्या है, स्वतंत्र है अनुमति देने के लिए ना देने के लिए। ठीक, इस वजह से कहा गया है कि इस पर केंद्र का नियंत्रण हो जाता है। और लास्ट में आर्टिकल 360, जब भारतीय क्षेत्र में वित्तीय आपातकाल लगा हो। आज तक ये आपातकाल लगा नहीं है कभी, लेकिन वित्तीय आपातकाल लगा हो तो राज्य पर, जो राज्य के में विधानमंडल में जो भी बजट से संबंधित विधेयक होता है जिसमें फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन होता है, वहाँ पर क्या होता है, उस विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर लिया जाता है। लेकिन तभी आरक्षित किया जाएगा जब वित्तीय आपातकाल लगा हो। और एक अब लिखा है, कहाँ लिखा है, आर्टिकल 360। ठीक, बात समझ में आ गई। ये सब क्या है, ये दोनों की टकराहट के बिंदु हैं। अगर राष्ट्रपति के लिए राज्यपाल हर एक विधेयक आरक्षित करते रहेंगे, स्वाभाविक सी बात है कि जो चुनी हुई सरकार है वो काम नहीं कर पाएगी। लेकिन फिर भी ऐसा किया जाता है। राज्यपाल विधेयक की अनुमति नहीं देते, वो बार बार लटकाए रहते हैं चीज़ों को। कभी पुनर्विचार के लिए कर देंगे, कभी अपने पॉकेट में ही रख लिए, कुछ दिन तक डिसीजन ही नहीं लिए। तो ये सब क्या है, टकराहट के बिंदु हैं। तो इन्हीं सबको हमें आगे पढ़ना है। तो ये था आपका क्या, राज्य और केंद्र का विधायी संबंध। ठीक, 4 पॉइंट में ध्यान रखिएगा। पहला, दोनों के सीमांत क्षेत्र, राज्य अपने राज्य के भीतर कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है लागू करने के लिए, लेकिन राज्य के बाहर वो उसी वस्तु पर कानून लगा सकता है जो उस स्टेट से रिलेट कर रही हो। दूसरा, केंद्र पूरे भारत के लिए कानून बना सकता है। और तीसरा, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जो लॉ जो होते हैं, अतिरिक्त सीमांत क्षेत्र में जो कानून बने होते हैं वो कौन बनाता है, केवल और केवल केंद्र। ठीक, विजय माल्या वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। इसके अपवाद क्या हैं, ये जो 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, इनमें क्या है, उन्नति के लिए, शांति के लिए और अच्छी सरकार के लिए राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित कानून को चेंज भी कर सकता है, लागू करने से मना भी कर सकता है और एज इट इज़ भी लागू कर सकता है। अनुसूचित क्षेत्रों के उसमें राज्यपाल को ये शक्ति दी गई है। और जो 4 स्टेट हैं छठी अनुसूची के, वहाँ पर राष्ट्रपति को ये शक्ति दी गई है। ये राष्ट्रपति के बिहाफ पर राज्यपाल वहाँ पर यही काम कर सकता है। ठीक, फिर क्या है, फिर है विधायी शक्तियों का, विधायी विषयों का बंटवारा। वहाँ पर विषय ध्यान रखिएगा, कितने कौन से सब्जेक्ट हैं ये ध्यान रखिएगा। 42वें संशोधन के द्वारा 5 जो सब्जेक्ट लाए गए संवर्धित सूची में वो ध्यान रखिएगा। शिक्षा, वन, नाप और तौल, वन और वन्य जीवों की रक्षा, और साथ में क्या है, न्याय का शासन। ठीक, न्याय का शासन वही है जिसके द्वारा आर्टिकल 39A लाया गया, निःशुल्क और निःशुल्क न्याय की व्यवस्था। ठीक, लोक अदालत वाले सारे कॉन्सेप्ट ये सब यही हैं 42वें संविधान संशोधन। फिर क्या है कि किन परिस्थितियों पर राज्य जो है, राज्य के कानून बनाने की शक्ति संसद ले लेती है। तो 5 असाधारण परिस्थितियां हैं। पहला, आर्टिकल 249, जब राज्यसभा उपस्थित और 2/3 मत देने वालों की संबंधित विधेयक, राज्य सूची से संबंधित विधेयक पास करके दे दे, तब बना सकते हैं। लेकिन एक बार में 1 साल के लिए ही बढ़ाया जा सकता है ये सिस्टम। उसके बाद क्या है, आर्टिकल 250, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो। तीसरा, आर्टिकल 252, जब 2 राज्य अनुरोध करें सेंटर से। और तीसरा और चौथा क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति समझौते, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने के लिए सेंटर क्या बना सकती है, कानून बना सकती है। और लास्ट वाला है, जब राज्य में आपातकाल लगा हो। ठीक है, राष्ट्रपति शासन लगा हो, आपातकाल नहीं, राष्ट्रपति शासन। ठीक, और लास्ट में है कि किन विषयों से, किन परिस्थितियों में क्या हो जाता है, केंद्र पर और राज्य के विधानों पर केंद्र का नियंत्रण हो जाता है। ऐसी 3 परिस्थितियां हैं, जब राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए वो तो विधेयक आरक्षित कर ले, आर्टिकल 200, 201। और फिर है आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल के दौरान। और फिर एक कौन सा है, आर्टिकल 306, जब
व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता को बाधित करने वाला संबंधित विधेयक आएगा, उसमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी होगी। बस इसी के साथ ये विधायी विषयों वाला चैप्टर समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रशासनिक विषयों से संबंधित चर्चा करेंगे, और उसके बाद वित्तीय वित्तीय विषयों से संबंधित, और फिर बाद में इनके टकराहट के बिंदु यहीं से पता चल रहे हैं आपको, ठीक है। और यही सब कंक्लूड करके एक रिपोर्ट बना देंगे जिसको बोलते हैं सरकारी आयोग की रिपोर्ट। आपका ये चैप्टर खत्म हो जाए। तो तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ये आपका मेंस के लिए, प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेंस के लिए खास करके, प्री के लिए इस वजह से क्योंकि हमेशा ये मुद्दा बना रहता है, दोनों में आपस में लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, ठीक है। कई बार सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भी आती है, जैसे केरल के मुद्दे पर देख लीजिए, दिल्ली के मुद्दे पर देख लीजिए, ठीक। तो ये सब चीज़ें आती रहेंगी। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।